हाय दोस्तों, मैं राम आशीष यादव आपका अपने चैनल स्टडी डाट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैं डाइस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर चुका हूं। जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके डाइस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आज दोस्तों आइए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों घन और घनाभ। इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो दोस्तों देखिए, कब किसी भी आकृति को यानी कि थ्री डायमेंशनल आकृति होगी, जो त्रिआयामी वस्तु को कब आप घन कहेंगे और कब आप घनाभ कहेंगे। तो देखिए, ये एक थ्री डायमेंशनल आकृति है या त्रिआयामी आकृति है। इसको घन तब कहेंगे जब इसका लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। ये देखिए लेंथ है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। लेंथ, विड्थ और हाइट, ये जब तीनों आपस में बराबर होंगे तब यही वस्तु क्या कहलाएगी, यही वस्तु तब घन कहलाएगी। अच्छा, घनाभ कब कहते हैं? जब इनके तीनों डायमेंशन में से यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट में से कोई एक डिफर कर जाए। देखिए, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है लेकिन हाइट क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई तो बराबर है लेकिन लंबाई चौड़ाई के बराबर नहीं है। या ये भी हो सकता है कि तीनों एक दूसरे से डिफर हो, तीनों एक दूसरे से अलग हों। जैसे ये हमने केस ले रखा है, तब भी ये क्या होगा, एक घनाभ को रिप्रेजेंट करेगा। आइए जानते हैं कि किसी भी घन में कितने सतह होते हैं, कितने कोर होते हैं और कितने जो है कॉर्नर होते हैं। तो दोस्तों, आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जैसे आप जिस रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि आप जिस तरफ फेस किए होंगे एक दीवार होगी, आपके पीछे भी एक दीवार होगा, एक ऊपर दीवार होगा, एक नीचे दीवार होगी और एक जो है आपके राइट में दीवार होगी और एक जो है आपके लेफ्ट में दीवार होगी। तो यहाँ पे देखिए, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तीन सरफेस। इसके पीछे वाला एक सरफेस 4 है, इसके पीछे वाला सरफेस 5 है और इसके नीचे वाला सरफेस 6 है। तो इस तरीके से आप ये समझ पा रहे हैं कि इसमें कितने सतह होते हैं, इसमें 6 सतह होते हैं। अच्छा, ये कोर क्या है, एज क्या है, तो इसको ज़्यादा बेहतर आप समझेंगे जब दो सरफेस मिलते हैं। जैसे ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, ये दोनों सरफेस जहाँ पे मिल रहे हैं, इसी लाइन को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। तो किसी भी घन में कितने कोर होंगे, 12। कैसे, आप इसको इमेजिन कीजिए कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं तो देख रहे होंगे कि जो आपके सामने के दीवार है और जो आपके लेफ्ट की दीवार है, अगर आप इस तरफ से मुंह किए होंगे तो ये सामने वाली दीवार और इसके लेफ्ट वाली दीवार जहाँ पे मिल रही होगी वो एक कोर है। इसी तरीके से आपके इधर भी एक कोर होगा, यानी कि टोटल कितने कोर होंगे, टोटल 12 कोर होंगे। देखिए, यहाँ पे एक कोर ये हो गया, एक कोर यहाँ हो गया 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। इसी तरीके से ये और ये सरफेस मिल रहा है 5 कोर, 6, 7, 8 कोर, 4 कोर ऊपर है तो 4 कोर नीचे होंगे। तो इस तरीके से कितने कोर आ जाएंगे, 12 कोर आ जाएंगे। अगर बात मैं कॉर्नर की करूं तो देखिए, कॉर्नर का मतलब है ये एक कॉर्नर है, एक कोना है, ये एक कोना है, ये एक कोना है और ये एक कोना है। यानी कि 4 कोने ऊपर हैं और 4 कोने ही नीचे होंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इसके नीचे वाला कोना यहाँ कहीं होगा। तो टोटल कितने इसमें कॉर्नर होंगे, टोटल इसमें 8 कॉर्नर होंगे। आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप जहाँ बैठे हुए हैं तो आप कॉर्नर देखेंगे तो ऊपर वाले छत में 4 कॉर्नर और नीचे वाले छत में 4 कॉर्नर, टोटल कितने हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। अब बात हम करते हैं घनाभ की। तो इसमें भी सतह जो है 6 सतह होगा, एक, इसके नीचे वाला 2, ये 3, इसके पीछे वाला 4, ये सामने जो दिख रहा है आपको 5 और इसके पीछे वाला 6। इसी तरीके से कोर भी इसमें 12 होंगे। ये एक कोर है, ये एक कोर है 2, ये एक कोर है 3, एक कोर यहाँ पे होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 और 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होंगे। तो टोटल 4 + 4 + 4, तो कितने हो गए, 12 कोर हो गए। और कॉर्नर की बात करें तो इसमें भी वही क्यूब की तरह 8 ही कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर है तो 4 नीचे।
यहाँ इसके नीचे एक होगा, दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो इस तरीके से 8 कॉर्नर भी हो गए। अच्छा, अब हमें ये समझना है कि डाइस में प्रश्न कैसे आते थे और क्यूब में प्रश्न कैसे आएंगे। तो डाइस में जो भी प्रश्न पूछता था वो हमेशा जो है विपरीत सतह से रिलेटेड पूछता था, यानी कि अपोजिट फेस से रिलेटेड पूछता था। लेकिन घन और घनाभ में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किसी घन और घनाभ को छोटे छोटे घनों में काटेंगे और उस घन पे पेंट किए होंगे, फिर उनके सतह से रिलेटेड पूछेंगे कि कितने ऐसे सतह हैं जो कि 2 कलर से रंगे हुए हैं, यानी ऐसे कितने घन हैं जिनकी जो है 2 सतह कलर से रंगी हुई है, या 3 सतह कलर से रंगी हुई है, या कोई भी सतह ऐसा नहीं है जो कलर से रंगी हुई है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि घन और घनाभ दोनों को ही जब काटा जाता है तो हमेशा ही छोटे छोटे घन मिलते हैं, छोटे छोटे घन मिलते हैं। चाहे वो घन हो चाहे घनाभ, दोनों को काटकर हमेशा क्या बनाया जाता है, घन ही बनाया जाता है, घनाभ नहीं बनाया जाएगा। और प्रश्न हमेशा ही छोटे छोटे घनों से ही रिलेटेड पूछा जाएगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि घन से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम आते हैं। तो देखिए, ये मैं कोई एक घन बना रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये एक घन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप इसको इमेजिन कीजिए कि ये एक घन है। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेड कलर से रंगा गया है, यहाँ भी रेड कलर से रंगा गया है और यहाँ भी रेड कलर से, यानी इसका ये सरफेस रेड कलर से, इसके पीछे वाला रेड कलर से, ये ऊपर वाला सरफेस भी रेड कलर से है, इसके नीचे वाला सरफेस भी रेड कलर से, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी सरफेस रेड कलर से और इसके पीछे वाला सरफेस भी रेड कलर से है। यानी इसकी जो 6 सतह हैं, 6 सतह को हमने एक ही कलर से रंगा हुआ है। अभी एक बात को और थोड़ा आप समझिएगा कि जैसे अगर मैं बोलूं कि ये 12 सेंटीमीटर का कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अगर मैं कहूं कि इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटिए, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अगर 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 12/3 यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक लकड़ी का टुकड़ा आएगा। तो देखिए, अगर इसको हमें 3 बराबर भागों में बांटना है तो कितने जगह से कट करना पड़ेगा। तो देखिए, 4 सेंटीमीटर हमने लिया, कट कर दिया, क्योंकि हमने 12/3 किया तो 4 सेंटीमीटर आया, यानी कि एक लकड़ी की जो साइज होगी वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हमने इंची टेप लगाया और 4 सेंटीमीटर जैसे ही आया यहाँ से कट कर दिया। फिर मैं 4 सेंटीमीटर का फिर से स्केल से नापा कि 4 सेंटीमीटर यहाँ आ गया, फिर से यहाँ पे कट कर दिया। तो अगला जो बचेगा वो खुद ही अपने आप जो है 4 सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर खत्म हो गया था। 12 में से 8 सेंटीमीटर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 4 सेंटीमीटर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 3 बराबर हिस्सों में काटने के लिए आपको कितने कट लगाने पड़े, आपको 1 और 2 कट लगाने पड़े। अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि 16 सेंटीमीटर का कोई लकड़ी का टुकड़ा है, अगर बोला जाता कि ये 16 सेंटीमीटर को 3 बराबर भागों में बांटिए, 3 बराबर भागों में हमने बांट लिया है, अब 4 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, तो 16/4 यानी कि 4 सेंटीमीटर का आता है। तो इसमें आप देखिए ये ए बी है, तो आप क्या करते हैं, एक कट यहाँ से करते हैं 4 सेंटीमीटर, एक कट यहाँ से करते हैं 4 सेंटीमीटर, एक कट यहाँ से करते हैं 4 सेंटीमीटर, एक कट यहाँ से। अब ये 4 बराबर भागों में बट गया, 1 2 3 और 4, लेकिन कितने कट लगाने पड़े, 1 2 और 3, यानी कि जब 4 बराबर भागों में बांटना है तो आपको 3 कट लगाना पड़ रहा है, जब 3 बराबर भागों में बांटना पड़ रहा है तो 2 कट लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने बराबर भागों में आपको काटना होगा उससे हमेशा एक कम कट लगाएंगे। अच्छा, चलिए इसको समझते हैं। ये एक बड़ा घन है, ये जो हमने लिया है एक बड़ा घन है। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक बड़े घन को लिया, फिर आपने क्या किया, इस पूरे घन को आपने कलर किया, पेंट किया। किस कलर से पेंट किया, रेड कलर से पेंट कर दिया। अब आपका जो घन है वो चारों तरफ क्या हो गया, रेड कलर से पेंट हो गया, उसके हर सरफेस पे क्या हो गया, रेड कलर आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इस बड़े वाले घन से छोटे छोटे घन बनाने हैं। ठीक है, क्या करना है, छोटे छोटे घन बनाने हैं। मान लीजिए कि ये जो घन है, आप जानते हैं घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं,
मान लिया कि इस घन की जो भुजा है, जो साइड है, उसका जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। इसको मैं 3 बराबर भागों में बांटना चाहता हूँ, यानी इसके हर एक सरफेस को, तो 9/3 यानी कि 3 सेंटीमीटर का आएगा। ये 9 सेंटीमीटर है, इसको 3 बराबर भागों में काटना है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? हमेशा एक कम कट लगाना पड़ेगा, यानी कि 2 कट लगाएंगे, एक कट यहाँ से, एक कट यहाँ से। अच्छा, अब देखिए इसी को मैं यहाँ पे कट लगा के दिखा रहा हूँ। इसमें अगर नहीं कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कट लगाऊंगा तो ये हमारा एक क्यूब बन गया। हमें क्या करना है? 3 बराबर भागों में बांटना है। जितने बराबर भागों में काटना होता है, बांटना होता है, एक कम कट लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 कट लगाएंगे, तो एक कट यहाँ से, एक कट यहाँ से। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा? अब हमें ये करना होगा कि इसके जितने सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, हर सरफेस पे बराबर कट लगाएंगे। तो आपको ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ये सरफेस दिखाई दे रहा है और ये सरफेस। तो पहले यहाँ से कट लगाते हैं, तो यहाँ से हमने कट लगाया इस तरीके से, इस सरफेस का काम हो गया। अब ये सरफेस दिखाई दे रहा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 कट लगाएंगे। तो देखिए 2 कट लगाइए, इस तरीके से हमने 2 कट यहाँ पे लगा दिया। अच्छा, अब एक सरफेस और दिखाई दे रहा है, जो सरफेस कौन सा है? ये। तो इसमें भी 2 कट लगाएंगे, ये और ये। तो यहाँ से इस तरीके से। अब ये जो क्यूब कटेगा, ये जो बड़ा घन था, जब इसको अब कट करेंगे तो ये छोटे से घन, इसको बाहर निकालने तो छोटा घन होगा, यहाँ से बाहर निकाल ले वो भी एक छोटा घन होगा, यहाँ से बाहर निकाल ले वो भी एक छोटा घन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे घन कट हो गए। कैसे हमने काटा? काटने के लिए हमने कहा कि जितने बराबर भागों में काटना होगा उससे एक कम कट लगाएंगे। तो एक कम कट लगाया, चूंकि 3 बराबर भागों में बांटना था, ये 3 बराबर, 3 से डिवाइड करने का मतलब है कि 3 बराबर भागों में करना था। अच्छा, इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर आया है किसका? छोटे वाले क्यूब का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांटना था, इसलिए हमने क्या किया? 2 कट लगाया। आइए अच्छा आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा कि जो मैंने बताया अभी कि पहले मैं क्या किया, इस बड़े वाले घन को रेड कलर से पेंट किया। पेंट करने के बाद उसको मैं कट किया। 3 बराबर भागों में मैं बांट रहा था हर एक सरफेस पे, तो उसके लिए 2 कट लगाए, यहाँ से 2 कट, यहाँ से 2 कट और फिर यहाँ से 2 कट। इस तरीके से हमने छोटे छोटे क्यूब में इसको क्या किया? कट कर लिया। कैसे किया? जैसे आप एक आरी लिए होंगे, इस आरी को काटते हुए उस छोर पे चले जाइए, यहाँ से फिर काटते हुए उस छोर तक चले जाइए, लेकिन अभी छोटे छोटे घन नहीं मिले, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आरी लेके इधर यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे, पीछे वाले छोर तक जाएंगे, यहाँ से काटना स्टार्ट करेंगे, पीछे वाले छोर तक जाएंगे, लेकिन अभी भी छोटे छोटे घन नहीं मिले। तो अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आरी लगाएंगे, फिर नीचे तक काटते हुए जाएंगे, फिर यहाँ से नीचे तक काटते हुए जाएंगे, तो ये क्यूब बाहर आ जाएगा। ये क्यूब बाहर आएगा, वो छोटा स्मॉलर क्यूब होगा। तो देखेंगे आप ये कि ये वाला जो कॉर्नर क्यूब है, ये ऐसा क्यूब है जिसपे तीनों सतह रंगी हुई है। ऊपर वाला सतह भी रंगा हुआ है, इसके बगल वाला सतह भी रंगा हुआ है, ये सामने वाला सतह भी रंगा हुआ है। तो अगर मैं अब यहाँ पे अगर पढ़ूँ कि टाइप ऑफ स्मॉलर क्यूब, टाइप ऑफ स्मॉलर क्यूब यानी कि जो छोटे छोटे घन मिल रहे हैं वो कितने प्रकार के होंगे? तो एक घन वो होगा जिसकी तीनों सतह रंगी हुई है, यहाँ पे भी रंगा हुआ है, यहाँ पे भी रंगा हुआ है और यहाँ पे भी रंगा हुआ है। तो इस क्यूब का पोजीशन क्या है? इस क्यूब का पोजीशन है कॉर्नर पर, कोने पे है, इसीलिए इस क्यूब को क्या कहते हैं? कॉर्नर क्यूब कहते हैं, या शीर्ष घन कहते हैं, या 3 रंगी सतह। 3 रंगी सतह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 3 सतह रंगे हुए हैं। ठीक है। तो ये पहला टाइप कौन सा हो गया? कॉर्नर क्यूब हो गया, या जिसे शीर्ष घन कहते हैं, या 3 रंगीन सतह कहते हैं। अच्छा, एक क्यूब ऐसा भी होगा जो ये कॉर्नर क्यूब इस कॉर्नर क्यूब के बीच में आएगा। ये ऊपर वाला कॉर्नर क्यूब है, ये नीचे वाला कॉर्नर क्यूब है। ऊपर वाला कोना है, नीचे वाला कोना है। इन दोनों कोने के बीच में एक ऐसा भी क्यूब निकलेगा जिसकी केवल 2 सतह रंगी हुई, ये जो सामने दिख रहा है और ये जो बगल दिख रहा है। तो इसके दोनों ही सतह क्या हुए हैं? रंगे हुए हैं। तो इसे क्या बोलेंगे?
चूंकि दोनों कॉर्नर के मिडल में मिल रहा है इसलिए बोलेंगे ये भैया मिडल क्यूब है या मध्य घन है। अच्छा, इसका दो सतह रंगा हुआ है, 1 और 2, इसलिए इसे दो सतह रंगीन घन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर क्यूब है, ये भी कॉर्नर क्यूब है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है आपका कॉर्नर क्यूब हो जाएगा, ये भी कॉर्नर क्यूब हो जाएगा। और ये क्यूब जो होगा, ये क्यूब इधर वाला सतह और नीचे वाला सतह, तो ये क्या हो गया, मिडल क्यूब हो गया। ये भी क्या हो गया, मिडल क्यूब। और ये कौन सा क्यूब होगा, ये कॉर्नर क्यूब होगा क्योंकि कोने पर है। ठीक, यहाँ वाला क्यूब ये भी मिडल क्यूब होगा क्योंकि दोनों कॉर्नर के बीच में आ रहा है। लेकिन एक क्यूब ऐसा आ रहा है जो कि मिडल क्यूब, ये दोनों मिडल क्यूब और ये दोनों मिडल क्यूब, दोनों ही मिडल क्यूब के बीच में आ रहा है, तो ऐसे क्यूब को क्या कहते हैं, सेंट्रल क्यूब कहते हैं, केंद्रीय घन कहते हैं, या एक सतह रंगीन घन। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक सतह रंगीन घन। एक सतह क्यों रंगीन लिखा है, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही सतह जो आपको दिख रहा है वही सतह क्या होगा, रंगीन होगा। अच्छा, यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा आप विजुलाइज कीजिएगा, इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा कि जब ये क्यूब बाहर निकल गया तो इसके 3 सतह रंगे हुए थे, इसलिए इसको हमने कॉर्नर क्यूब बोला। इस वाले सतह को हमने, इस वाले क्यूब को बाहर किया, इसके 2 सतह रंगे हुए थे, 2 सतह रंगीन घन कहा। इसके बाद यहाँ जो इसके बीच में क्यूब था उसका एक सतह केवल रंगा हुआ था, इसलिए उसे एक सतह रंगीन घन कहा। लेकिन जब इस क्यूब को निकालेंगे उसके बीच नीचे एक क्यूब ऐसा आएगा जिसका कोई सतह रंगा नहीं हुआ होगा, तो जब कोई सतह नहीं रंगा हुआ होगा तो वो कौन सा घन होगा, रंगीन घन होगा। और ये चूंकि इसके नीचे अंदर से आ रहा है इसीलिए ये क्या हो गया, इनर हो गया। किसके अंदर, किसके इनर है, सेंट्रल क्यूब के। इस सेंट्रल क्यूब के नीचे पीछे होगा जिसपे कोई भी सतह रंगा नहीं हुआ होगा, तो इसे क्या कहेंगे, इनर सेंट्रल क्यूब या अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, अब हमें इसके फार्मूले होते हैं, अगर कभी भी प्रश्न पूछेगा तो आपको इनके फार्मूले याद करना होगा। तो देखिए कैसे याद करते हैं, कॉर्नर क्यूब है तो कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होगी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और इसके वाले नीचे 8। तो हमेशा फिक्स होगा, कॉर्नर क्यूब की संख्या के लिए आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना होगा, हमेशा कॉर्नर क्यूब 8 ही आएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, मिडल क्यूब, तो मिडल क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता है, ये है मिडल क्यूब। मिडल क्यूब के लिए फार्मूला होता है 12 इंटू n-2। अभी हम आगे सीखेंगे कि क्यों मैं यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी आप याद कर लीजिए केवल। सेंट्रल क्यूब, तो सेंट्रल क्यूब के लिए फार्मूला हमने क्या बताया, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्यों 6 लिखा गया है इसका भी रीजन मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद है इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब के लिए फार्मूला हमने क्या बताया, n-2 का होल क्यूब। अच्छा, ये n है क्या, आप इन सभी फार्मूले में आप देख रहे हैं कि एक स्मॉल n आ रहा है, तो स्मॉल n क्या है भैया, स्मॉल n है बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा का रेशियो है। तो जैसे ये बड़ा वाला घन था, बड़े वाले घन को हमने कितना लिया था, 9 सेंटीमीटर लिया था, और छोटे वाले घन का लेंथ कितना था, 3 सेंटीमीटर हमने लिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9/3, तो ये जो 3 आएगा वही क्या होगा, n होगा। एक तरीके से स्मॉल n क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, बड़े घन की भुजा अपान छोटे घन की भुजा। ठीक है, अब आता है प्रश्न कि जो ये बड़ा वाला घन है इसको आप कितने छोटे छोटे घनों में बांटे हैं, तो उनकी कुल संख्या क्या होगा, कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगा, n का क्यूब। n आप यहाँ से निकाल पाए होंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा, T=n³। आइए कुछ प्रश्न करते हैं, आइए सीखते हैं कि कैसे घन और घनाभ पे बेस्ड जो प्रॉब्लम बनते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, एक प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर वाले घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने घन बनेंगे। 25 सेंटीमीटर क्या है, 25 सेंटीमीटर बड़े वाले घन का लेंथ है, बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई है। 5 सेंटीमीटर क्या है, छोटे वाले घन के भुजा की लंबाई है।
तो आपसे पूछा क्या है, कुल कितने घन बनेंगे, यानी कुल घनों की संख्या। अगर आप रिकॉल करें तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला हमने बताया था, टोटल घन बराबर n क्यूब। तो n की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो टोटल घनों की संख्या होता है n क्यूब, ये सोल्यूशन है। लेकिन आपको n नहीं पता है तो आपको n के लिए भी हमने एक फार्मूला बताया था, n बराबर L1/L2। L1 क्या है, बड़े वाले घन की भुजा, और L2 क्या है, छोटे वाले घन की भुजा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले घन की भुजा L1, छोटे वाले घन की भुजा L2। बड़े वाले घन की भुजा कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, छोटे वाले घन की भुजा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अगर आप इस 5 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब आ जाएंगे 5 का होल क्यूब, और आप जानते हैं कि 5 का होल क्यूब कितना होता है 125 होता है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आपसे वादा है, प्रॉमिस है कि आपको कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे ही दिखा कि 25 सेंटीमीटर वाले को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल कितने घन बनेंगे, तो आप दिमाग में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि n क्या होगा 25/5, 5 आएगा। टोटल घनों की संख्या क्या होती है, n का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब 125। टिक मारिए और आगे बढ़िए। आइए आगे प्रश्न और भी करते हैं। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर एक बड़े घन की भुजा है। प्रश्न क्या है कि 12 सेंटीमीटर वाले एक बड़ा घन दिया हुआ जिसकी भुजा का लेंथ 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस बड़े घन को 216 छोटे घनों में काटा जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो छोटे घन की भुजा आएगी उसका लेंथ क्या होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, टोटल घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ क्यूब। टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना है 216 दिया हुआ है, और इसके लिए फार्मूला होता है n क्यूब। n क्यूब की वैल्यू क्या हो गया 216, और आप जानते हैं कि n क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये किसका होल क्यूब है 6 का होल क्यूब है, तो ये आ जाएगा 6 का होल क्यूब 216। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ आप देखेंगे कि पावर क्या है सेम है। अगर पावर सेम है तो बेस को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होंगे, तभी दोनों नंबर क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप मैथमेटिक्स में ये पढ़े होंगे। तो n बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 6 आ गया। आप जानते हैं कि बड़े वाले घन की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दिया है, छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। n बराबर L1/L2, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा L1/n। L1 दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर किसका है L1 दिया हुआ है, तो L2 बराबर क्या आ जाएगा 12/6। तो L2 की वैल्यू कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब इसको जो है कि दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, 216 दिया हुआ है तो ये किसका होल क्यूब होता है 6 का, तो आपको पता चल गया n की वैल्यू। n की वैल्यू पता चल गया। आप जानते हैं कि जो n होता है वो रेशियो होता है, किसका किसका, बड़े वाले घन का और छोटे वाले घन का रेशियो होता है। तो आप क्या करेंगे 12/6 कर देंगे, 2 आ गया। तो इसमें आपको कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न दिया है कि 12 सेंटीमीटर है जो बड़े घन की भुजा का लंबाई है, ये 2 सेंटीमीटर छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई है। करा कि आप बताइए कि अगर कोई एक बड़ा घन है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और उसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब जब छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो छोटे वाले घन की जो भुजा की लंबाई आती है वो 2 सेंटीमीटर आता है। आपसे पूछ रहा है कि जब उस घन को आप काटेंगे तो ऐसे कितने घन बनेंगे जिनके केवल 2 सरफेस क्या होने चाहिए पेंटेड होना चाहिए। ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड, यानी कि जिसके केवल 2 सतह क्या होना चाहिए रंगीन होना चाहिए। तो हमने फार्मूला आपको बताया है कब 2 सतह रंगीन होते हैं। 2 सतह रंगीन होने के लिए फार्मूला बताया है 12 × n-2। लेकिन अभी आपको n की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ पे ये 12 क्या है, L1 की वैल्यू 12 है, L2 की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 12/2, यानी कि 6 आ गया। तो अब आप उस फार्मूले को देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है कि 2 सतह रंगीन होंगे तो 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगा
12 इंटू n माइनस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, n की वैल्यू 6 माइनस 2 यानी कि 12 इंटू 4 बराबर 1248। तो यानी कि 48 क्यूब ऐसे आएंगे जिनके केवल 2 सतह रंगीन होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो मैं फार्मूला लिखा हूँ उसको मैं बता दूँ, ये 3 का मतलब है कि 3 सतह रंगीन है। तो 3 सतह रंगीन कितने आए थे? 8 आए थे। ये 2 का मतलब है जिनके 2 सतह रंगे हुए हैं। इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था? 12 इंटू n माइनस 2। ये 1 का क्या मतलब है? जिसका एक सतह रंगा हुआ हो। तो इसके लिए हमने क्या फार्मूला बताया था? 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये शून्य, शून्य का मतलब है जिसका कोई भी सतह रंगीन ना हो। तो इसके लिए हमने फार्मूला बताया था n माइनस 2 का होल क्यूब। ये t क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्यूब, कितने कुल घनों की संख्या n क्यूब होता है। नंबर ऑफ कट्स, नंबर ऑफ कट्स का मतलब कि कितने नंबर ऑफ कट आप लगाते हैं, कितने कटों की संख्या है। तो इसके लिए हमने बताया था कि यहाँ पे देखिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे n माइनस 1 होगा। हमने बताया था कि जितने बराबर भागों में काटना होता है उसे एक कम कट लगाते हैं। तो n बराबर भागों में काटना है तो कितने कट लगाएंगे? n माइनस 1। आपने कितने जगह से कट किया था? 3 जगह से कट किया था, इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या है? ये n है। n की वैल्यू हमने क्या बताया? L1 अपान L2। L1 क्या है? बड़े वाले घन की भुजा और L2 क्या है? छोटे वाले घन की भुजा। देखिए, एक प्रश्न है, इस प्रश्न से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि 6 सेंटीमीटर के एक बड़े वाले घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। प्रश्न लिख लेंगे कि 6 सेंटीमीटर वाले एक बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे वाले घन की भुजा की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर हो तो आप बताइए, प्रश्न है कि ऐसे कितने सतह होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे? ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे? फिर दूसरा प्रश्न है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन होंगे? तीसरा प्रश्न यह है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके केवल एक सतह रंगीन होंगे? ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा, यानी वो रंगहीन होगा, कलरलेस होगा। ये टी का मतलब है कि कुल कितने घन बनाए गए, कुल घनों की संख्या बता दीजिए। ये कट्स का मतलब ये है कि इस बड़े वाले घन को जब छोटे वाले घन में आप बना रहे थे, कट करके बना रहे थे, तो कितने कट लगाने पड़े। ये 6 प्रश्न है। यही 6 प्रश्न किसी न किसी प्रश्न में दिया रहता है। इन 6 में से कभी ये प्रश्न पूछ लेगा, कभी ये, कभी ये, कभी ये। इन सभी को हम एक साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सभी आप सभी मतलब सोल्यूशन में देखेंगे तो हर जगह n आ रहा है। तो यानी कि आपको सबसे पहले n को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि n बराबर क्या होता है? L1 अपान L2। L1 की वैल्यू 6 है, L2 की वैल्यू 1 है। तो ये क्या हो गया? 6/1 बराबर 6। तो ये n की वैल्यू आ गई 6। अब आप जानते हैं कि 3 सतह रंगीन कितने घन होते हैं? तो 3 सतह रंगीन घन हमेशा फिक्स है, 8 ही होते हैं, क्योंकि ये कार्नर क्यूब है। चारों कार्नर ऊपर और चारों कार्नर नीचे, ये फिक्स होते हैं, ये n पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये हमेशा ही 8 होता है। तो 8 हो गया आंसर। अच्छा, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या है? 12 इंटू n माइनस 2। तो यहाँ पे आप रख देंगे, तो 12 इंटू n की वैल्यू 6 माइनस 2 यानी कि 12 इंटू 4 इक्वल टू 48। तो इस तरीके से 48 आ गया। और एक सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए फार्मूला आपको बताया है 6 इंटू n माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 में से 2 घटाएंगे यहाँ भी, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 4 का होल, यहाँ पे 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 का होल स्क्वायर 16। तो 16 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 50 से 16 छक्का 96। यहाँ पे जिनके कोई सतह रंगीन ना हो तो इसके लिए फार्मूला है n माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2 का होल क्यूब यानी कि 4 का होल क्यूब। 4 का होल क्यूब कितना आता है? 64 आता है। टोटल घनों की संख्या n क्यूब होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 का होल क्यूब यानी कि
216 हो जाएगा। कट्स क्या होते हैं यहाँ पे देख लीजिए, 3 इंटू n माइनस 1, तो 3 और यहाँ पे 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 15 कट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। एक आगे प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि एक बढ़ई है, एक कारपेंटर है जो एक कट का 5 रुपये ले रहा है। उसने 150 रुपये टोटल कास्ट लिया, टोटल मजदूरी कितना लिया 150। आपको ये बताना है कि उसने कितने छोटे छोटे क्यूब बनाया जब उसने कितना आपसे पैसा लिया 150 रुपये लिया। देखिए इसका सोल्यूशन, तो 5 रुपये एक कट का है, तो 1 कट का कास्ट कितना है 5 रुपीस। अब टोटल पैसा कितना लिया है 150 रुपये। तो 150 रुपये आपको टोटल कट निकालना है, तो आप क्या कर लेंगे 150 में से 5 को डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा टोटल कट पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कट का कास्ट 5 रुपीज़ है और टोटल कट कितना लगा रहा है 150, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 कट आ जाएगा। और टोटल कट के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है 3 इंटू n माइनस 1 बराबर 30। यहाँ से 3 से 3 क्या, यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 टाइम्स n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 10, तो n बराबर कितना आ गया 11। आपसे क्या पूछा है टोटल क्यूब, तो टोटल क्यूब t बराबर क्या होता है n क्यूब, तो यहाँ से 11 का क्यूब क्या हो जाएगा 1331। तो ये टोटल क्यूब आ गया। फिर से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कारपेंटर एक कट का 5 रुपये लेता है, टोटल उसने कितना लिया 150 रुपये। आपसे पूछ रहा है कि वो कितने छोटे छोटे घन बना कर गया है, तो आपने कहा कि एक कट का वो 5 रुपये लेता है, टोटल 150 रुपये लिया है, तो कितने कट लगाए होंगे 150 बटा 5, यानी कि 30 कट लगाए होगा। आपको पता है कि टोटल कट का फार्मूला होता है 3 इंटू n माइनस 1 बराबर 30। 3 से ये कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल किया तो 10 टाइम्स गया, तो n माइनस 1 की वैल्यू 10 है, तो n बराबर 11 है। और टोटल घनों की संख्या जो होती है, कुल घनों की संख्या n क्यूब होती है, तो 11 का क्यूब कर देंगे 1331 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब, देन हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब आर बीच हैव एटलीस्ट 2 सरफेस आर पेंटेड। हिंदी में बोलूँ, ये हिंदी में ये कह रहा है कि एक रंगीन जो है कि एक रंगीन क्यूब है जिसको 125 छोटे छोटे क्यूबों में काटा जाता है, और पूछ ये रहा है कि ऐसे कितने सतह होंगे जिनकी कम से कम 2 सरफेस क्या होना चाहिए रंगीन होना चाहिए, 2 सरफेस क्या होना चाहिए पेंटेड होना चाहिए। लेकिन इसने एक टर्म यूज किया है एटलीस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट का मतलब समझिएगा कम से कम। क्या बोला है कि एटलीस्ट 2 सरफेस, या हिंदी में क्या बोलता है कम से कम 2 सरफेस। तो 2 सरफेस के लिए फार्मूला क्या होता है जब 2 सरफेस आर पेंटेड, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 सरफेस के लिए फार्मूला होता है 12 n माइनस 2, यानी कि 12। n की वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये दिया हुआ है टोटल t बराबर दिया है 125, और आप जानते हैं कि t बराबर n क्यूब बराबर 125, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, क्योंकि ये 5 का होल क्यूब है। यहाँ पे देख लीजिए आप, n क्यूब बराबर 5 का होल क्यूब, तो दोनों के पावर अगर सेम है तो उसका बेस भी क्या होगा सेम होगा, तो n इक्वल टू 5 आ गया। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 5 माइनस 2 यहाँ से आ जाएगा 12 इंटू 3, 36 हो जाएगा। लेकिन ये 36 कब है जब केवल 2 सरफेस, यहाँ पे जब ओनली 2 सरफेस आर पेंटेड, ये तो केवल 2 सरफेस के लिए है, लेकिन उसने टर्म यूज किया है एटलीस्ट, यानी कि 2 सरफेस वाला तो होगा ही होगा, 3 सरफेस वाला भी होगा, क्योंकि उसमें 3 सतह रंगे हुए हैं, तो 2 तो सतह रंगे हुए तभी तो तीसरा सतह आया। तो यानी कि इसमें कौन इंक्लूड हो जाएगा 3 सरफेस वाला, और 3 सरफेस वाला कौन सा क्यूब होता है कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब की संख्या कितनी होती है 8, तो कितने हो जाएंगे ये 36 प्लस 8। तो ऐसे जब अगर आपने एटलीस्ट 2 सरफेस
पेंटेड, इसकी संख्या क्या हो जाएगी 36 + 8 44 आ जाएगा। तो यानी कि आपको यह समझ में आया कि अगर एटलीस्ट 2 बोलता है तो उसमें 2 भी होगा और 3 वाला भी होगा। अगर कहता है एटलीस्ट 1 तो 1 वाला भी होता, 2 वाला भी होता और 3 वाला, यानी 1 के लिए जो आता उसको जोड़ लेते, उसके साथ 2 वाले को जोड़ लेते और उसके बाद 3 वाले को जोड़ लेते। एक टर्म ऐसे ही यूज होता है एटमोस्ट। एटमोस्ट मान लें अधिकतम। अगर कहता कि अधिकतम 3 सतह उसके रंगे हुए हैं, तो अगर 3 सतह रंगे हुए हैं अधिकतम 3, तो उसमें 3 वाला भी होता, 1 वाला भी होता, 2 वाला भी होता और 0 वाला भी होता है। अगर कहता कि अधिकतम 2 सतह रंगे हुए हैं तो उसमें 2 वाला भी होता, 1 वाला भी होता और 0, इन तीनों को ऐड कर लेते। अगर अधिकतम 1 सरफेस पेंटेड बोलता तो उसमें 1 और 0 दोनों इंक्लूड होता है। तो ठीक है, अभी ये पार्ट 1 था, घन और घनाभ का ये पार्ट 1 था। हम अभी पार्ट 2 लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।